हमारा एजुकेशन पॉइंट। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 6 जो कि बैंकिंग है। इससे पहले वाली वीडियो में हमने मनी पूरा कंप्लीट कर लिया था। अब आता है बैंकिंग। तो जो बैंक्स होती है ना, हमारे पास दो टाइप की बैंक्स होती है, एक कमर्शियल बैंक होती है और एक सेंट्रल बैंक होती है। कौन सी होती है? एक कमर्शियल बैंक होती है और दूसरी होती है सेंट्रल बैंक्स। तो कमर्शियल बैंक यानी कि जो हमारे आसपास हमें बैंक दिखाई देती हैं, जैसे कि एसबीआई हो गई, पंजाब नेशनल बैंक हो गई, या बीओआई हो गई, बैंक ऑफ इंडिया। तो ये सारी बैंक जो होती है ना, वो होती है कमर्शियल बैंक। और सेंट्रल बैंक सिर्फ एक होती है, वो होती है हमारी आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और एसबीआई होती है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो जो कमर्शियल बैंक होती है, कमर्शियल बैंक का फंक्शन क्या होता है कि ये क्या करती है, एक्सेप्ट डिपॉजिट करती है हम लोगों से। जो नॉर्मल पीपल है, हम लोग क्या करेंगे, जैसे सपोज करो हमारा बैंक अकाउंट है एसबीआई में, तो हम लोगों के पास जो भी मनी होगी हम क्या करेंगे, उसको कुछ पोर्शन सेव करेंगे। तो हम सेव डायरेक्ट आरबीआई पे थोड़ा ना करते, हम पहले कमर्शियल बैंक पे सेव करते हैं। तो कमर्शियल बैंक वो इंस्टीट्यूशंस होते हैं जिनका काम होता है कि एक्सेप्ट करते हैं मनी पब्लिक से और उसको लोन देते हैं जिनको नीड होती है। अगर हमें लोन लेना होगा तो हम आरबीआई के पास थोड़ी ना लोन ले जाएंगे, हम तो जाएंगे नहीं बैंक्स के पास। तो हम तो कमर्शियल बैंक वो सारी बैंक होती है जो फंक्शन परफॉर्म करती हैं एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, ग्रांटिंग लोन्स टू द पब्लिक। तो इसके एग्जांपल्स हो गए एसबीआई, एसबीआई, पंजाब नेशनल बैंक और बैंक ऑफ इंडिया। तो ये जो कमर्शियल बैंक होती है ना, ये मान लो ये छोटी होती है यानी कि ये सन है और ये फादर है। अगर बेटे को पैसे चाहिए तो वो किस पे जाएगा? फादर के पास ही जाएगा। तो वो जैसे अगर कमर्शियल बैंक को कभी मनी की नीड पड़ती है तो वो किससे लेते हैं? सेंट्रल बैंक यानी कि आरबीआई से लेते हैं। तो यानी कि अगर सेंट्रल बैंक क्या हो गई, फादर ऑफ द बैंक हो गई, और जो हो गई वो सारी बैंक से क्या होगा, उनके सन हो गए। तो अगर इसको नीड चाहिए पैसे की तो किस पे जाएगा? आरबीआई पे आ जाएगा। तो अब हमारा टॉपिक आता है सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक यानी कि वो बैंक जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। तो ये जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो एस्टेब्लिश कब हुई थी? 1935 में। और एक किस एक्ट के अंदर एस्टेब्लिश हुई थी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? एक्ट 1934। एक्ट 1934 का, और ये एस्टेब्लिश कब हुई थी? 1935 में। इन दोनों डेट्स में कंफ्यूज मत होना। और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया क्या है? एक एपेक्स बॉडी है। इट इज एन एपेक्स बॉडी जो कि कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है जितने भी डायरेक्ट बैंकिंग और मॉनेटरी सिस्टम को। तो सेंट्रल बैंक वो एपेक्स बॉडी है जो कि कंट्रोल और डायरेक्ट करता है सारा का सारा हमारा बैंकिंग सिस्टम। तो सारा का सारा बैंकिंग सिस्टम को कौन कंट्रोल करता है? हमारा सेंट्रल बैंक जो कि है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और ये कब एस्टेब्लिश हुआ था? 1935 में। किस एक्ट के अंदर? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के अंदर। और इसके फंक्शंस, तो इसके 5 फंक्शंस है। एक होता है करेंसी अथॉरिटी, कि हमारे इंडिया में करेंसी इशू करने की अथॉरिटी किसके पास है? रिजर्व बैंक के पास है, एक्सेप्ट 1 रुपीज और 1 रुपी कॉइन, 1 रुपी पेपर नोट्स और कॉइन्स। तो सेंट्रल करेंसी अथॉरिटी है। और ये बैंकर्स टू द गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट के लिए एज अ बैंकर भी काम करता है, एज अ एजेंट भी काम करता है। गवर्नमेंट को सलाह देता है कि आपको कैसे कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। तो ये बैंकर्स बैंक एंड सुपरविजन, तो ये क्या करता है, जैसे कि हमने अभी कॉमर्शियल बैंक पढ़ी, एसबीआई, पंजाब नेशनल बैंक और बैंक ऑफ इंडिया। तो ये क्या करेगा? उन सबको सुपरवाइज करेगा, उनका काम देखेगा कि सही से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और ये मनी सप्लाई का कंट्रोल करता है, कि ये देखता है कि कहीं लोगों पर ज़्यादा पैसा तो नहीं है और कहीं कम पैसा तो नहीं है। तो ये मनी सप्लाई को भी कंट्रोल करता है। और एक कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज भी, एक्सचेंज की तरह भी काम करता है। तो सेंट्रल बैंक है, सेंट्रल बैंक एक एपेक्स बॉडी है जो कि कंट्रोल और रेगुलेट करती है, डायरेक्ट करती है एंटायर बैंकिंग और मॉनेटरी सिस्टम को, जो कि है हमारी आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और ये एस्टेब्लिश हुई थी 1935 में अंडर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। और इसके फंक्शंस क्या है? करेंसी अथॉरिटी है, इसके पास करेंसी इशू करने की अथॉरिटी है। बैंकर्स टू द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के लिए भी एज अ बैंकर काम करता है। ये सुपरविजन, बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर, ये लोग जो हमारी कॉमर्शियल बैंक है उनको पैसा भी देता है और उनके काम को भी सुपरवाइज करता है। और मनी सप्लाई का भी कंट्रोल करता है और कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज भी
है। तो अब हम क्या करते हैं, इन फंक्शंस को एक एक करके डिटेल में पढ़ते हैं। तो हमारा पहला फंक्शन क्या था, करेंसी अथॉरिटी। करेंसी अथॉरिटी यानी कि सेंट्रल बैंक के पास अथॉरिटी होती है कि वो हमारी कंट्री में करेंसी को इशू कर सकता है। जितनी भी करेंसी हमारी कंट्री में इशू होती है, वेदर इट इज 5 रुपीज नोट और 2000 नोट, तो वो कौन इशू करता है, कि हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशू करता है। बट एक्सेप्ट 1 रुपी नोट और कॉइन्स, 1 रुपी नोट और जितने भी कॉइन्स होते हैं वो आरबीआई इशू नहीं करता, वो कौन करता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। अब इसका एडवांटेजेस क्या है, इसका एडवांटेजेस ये है कि पब्लिक का ट्रस्ट बना रहता है करेंसी पर। ये नहीं है कि ये नकली और असली वाली का तो बहुत चक्कर पड़ता है। तो क्या है कि तो जो आरबीआई क्या करता है, लोगों का ट्रस्ट बना के रखता है कि जो हमारी कंट्री करेंसी है, और इसके साथ साथ ये एक वैल्यू डिफाइन करके रखता है कि मेंटेन वैल्यू करने के लिए सूटेबल इंटरनल और एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ द करेंसी, पब्लिक के फेथ के लिए। और यूनिफॉर्मिटी होती है नोट सर्कुलेशन में, कि ऐसा नहीं कि है ना नोट निकल रही है बहुत सारे छपके और एक ही इंसान के पास जा रहे हैं, नहीं, एक यूनिफॉर्मिटी होती है, एक साइकिल बनी रहती है इसकी वजह से। तो सेंट्रल अथॉरिटी यानी कि हमारे आरबीआई के पास सेंट्रल अथॉरिटी है नोट्स को इशू करने की। इसके एडवांटेजेस क्या है, इसका एडवांटेजेस ये है कि पब्लिक का फेथ बना हुआ रहता है, नोट का यूनिफॉर्मिटी रहती है नोट के सर्कुलेशंस में, और सूटेबल इंटरनल और एक्सटर्नल वैल्यू हमारी कंट्री में बनी हुई रहती है। तो अब नेक्स्ट एडवांटेज है, तो नेक्स्ट फंक्शन है हमारा आरबीआई का बैंकर टू द गवर्नमेंट। तो आरबीआई क्या करती है, एक्ट करती है एज अ बैंकर, एज अ एजेंट और एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर टू द गवर्नमेंट। तो कुछ एज अ बैंकर जब वो रोल परफॉर्म करती है तो वो क्या करती है कि मेंटेन करती है करंट अकाउंट और एक्सेप्ट करती है रिसिप्ट्स और पेमेंट्स, किसके लिए, गवर्नमेंट के लिए। और एज अ एजेंट वो रिस्पॉन्सिबल होती है कि पब्लिक डेब्ट्स को मैनेज करने के लिए, और एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर वो गवर्नमेंट को टाइम टू टाइम एडवाइस देती है फाइनेंशियल और मॉनेटरी मैटर्स पे। तो बैंकर्स टू द गवर्नमेंट का काम क्या है, तो आरबीआई कैसे एक्ट करती है, एज अ बैंकर, एज अ एजेंट और एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर टू द गवर्नमेंट। एज अ बैंकर क्या करती है, वो मेंटेन करती है करंट अकाउंट को और रिसिप्ट्स और पेमेंट्स को एक्सेप्ट करती है। और जो एज अ एजेंट क्या होती है, रिस्पॉन्सिबल होती है मैनेजिंग पब्लिक डेब्ट्स के लिए, और एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर वो टाइम टू टाइम गवर्नमेंट को एडवाइस देती है किस पे, फाइनेंशियल और मॉनेटरी मेथड पे। तो नेक्स्ट फंक्शन है हमारा आरबीआई का बैंकर टू द गवर्नमेंट। तो आरबीआई क्या करती है, एक्ट करती है एज अ बैंकर, एज अ एजेंट और एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर टू द गवर्नमेंट। तो कुछ एज अ बैंकर जब वो रोल परफॉर्म करती है तो वो क्या करती है कि मेंटेन करती है करंट अकाउंट और एक्सेप्ट करती है रिसिप्ट्स और पेमेंट्स, किसके लिए, गवर्नमेंट के लिए। और एज अ एजेंट वो रिस्पॉन्सिबल होती है कि पब्लिक डेब्ट्स को मैनेज करने के लिए, और एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर वो गवर्नमेंट को टाइम टू टाइम एडवाइस देती है फाइनेंशियल और मॉनेटरी मैटर्स पे। तो बैंकर्स टू द गवर्नमेंट का काम क्या है, तो आरबीआई कैसे एक्ट करती है, एज अ बैंकर, एज अ एजेंट और एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर टू द गवर्नमेंट। एज अ बैंकर क्या करती है, वो मेंटेन करती है करंट अकाउंट को और रिसिप्ट्स और पेमेंट्स को एक्सेप्ट करती है। और जो एज अ एजेंट क्या होती है, रिस्पॉन्सिबल होती है मैनेजिंग पब्लिक डेब्ट्स के लिए, और एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर वो टाइम टू टाइम गवर्नमेंट को एडवाइस देती है किस पे, फाइनेंशियल और मॉनेटरी मेथड पे। तो नेक्स्ट फंक्शन जो है सेंट्रल बैंक का है वो है बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर। तो बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर होने के कारण तो जो आरबीआई है हमारी, वो 3 मेजर फंक्शंस को परफॉर्म करती है। फर्स्ट फंक्शन है कस्टोडियन टू कैश रिजर्व। आरबीआई सारी बैंक्स की बैंक होती है, तो वो इसलिए क्या करती है, कुछ पोर्शन कॉमर्शियल बैंक को बोलती है कि मान ये कॉमर्शियल बैंक है और ये है हमारी आरबीआई। तो आरबीआई कॉमर्शियल बैंक को बोलेगी कि तुम अपना कुछ रिजर्व मेरे पास रख दो, तो वो उसको बोला जाता है कैश रिजर्व रेशियो। जैसे कि ये क्या करेगी, अपना टोटल अमाउंट का 10% या 15% जो भी फिक्स करा गया होगा आरबीआई के थ्रू, वो अपना इसके पास डिपॉजिट करवा देगी, तो उससे ही क्या बोला जाता है, कैश रिजर्व रेशियो यानी कि सीआरआर। लेंडर टू द लास्ट रिजॉर्ट क्या होता है, जब कॉमर्शियल बैंक को पैसे की जरूरत पड़ती है और वो सारे सोर्सेज छान लेती है पर उसे पैसे नहीं मिलते, तो वो क्या करती है कि
पैसे लेने के लिए किसके पास जाती है, किसको अप्रोच करती है, आरबीआई को। तो आरबीआई उसको लोन ग्रांट कर देता है। यही होता है जब बच्चों को पैसे की जरूरत होती है तो फादर से मांगते हैं, तो वही सेम है कि जब कॉमर्शियल बैंक को पैसे की जरूरत पड़ती है तो वो किस पे जाता है, आरबीआई के पास जाता है, तो आरबीआई उसको लोन ग्रांट कर देता है। उसके बाद आता है क्लियर हाउसिंग। क्लियर हाउसिंग में क्या होता है, जैसे मान लो ये एसबीआई है और ये पीएनबी है, तो पीएनबी ने एसबीआई से लोन लिया है, तो पीएनबी क्या करा, पीएनबी एसबीआई को लोन नहीं दे पाया, किसी भी सर्कमस्टेंसेस से वो पूरा अमाउंट नहीं दे पाया, उसका 5% अभी भी लोन बचा हुआ है। तो पीएनबी क्या करेगा, कंप्लेन करेगा आरबीआई को। तो दोनों बैंक का अकाउंट आरबीआई के पास होगा, तो आरबीआई क्या करेगा, जो उसने पहले से ही कैश रिजर्व रेशियो ले रखा है, तो वो जो रिजर्व उसके पास बना हुआ है, पीएनबी का भी एसबीआई का भी, तो उस रिजर्व में से जो 5% इसके लोन का अमाउंट है वो सेटल ऑफ कर देगा। तो यानी कि आरबीआई क्या करता है, बहुत सारी कॉमर्शियल बैंक के बीच का जो क्लेम है उसको सेटल करने में भी काम आता है। तो कस्टोडियन ऑफ क्या फंक्शंस परफॉर्म करता है, कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व, लेंडर टू द लास्ट रिजॉर्ट और क्लियर हाउसिंग। तो अब नेक्स्ट फंक्शन आता है हमारा कंट्रोलर टू मनी सप्लाई एंड क्रेडिटर। तो कंट्रोलर टू मनी सप्लाई एंड क्रेडिटर कैसे वो परफॉर्म करता है, तो दो तरीके से वो कंट्रोल कर सकता है, एक क्वालिटेटिव और एक क्वांटिटेटिव। क्या पहला क्वालिटेटिव और दूसरा क्वांटिटेटिव। तो क्वालिटी में ना हमारे पास 5 टाइप के आते हैं। एक आता है हमारा रेपो रेट, फिर आता है बैंक रेट, फिर आता है रिजर्व रेपो रेट, फिर आता है ओपन मार्केट सिक्योरिटीज, फिर आता है लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट। इसके अंदर भी दो होते हैं, एक सीआरआर होता है और एक सीएलआर होता है और एसएलआर होता है। फिर आता है हमारा क्वालिटेटिव मेजर्स। क्वालिटेटिव मेजर्स के अंदर आता है, इसके अंदर फर्स्ट आता है मार्जिनल रिक्वायरमेंट, और नेक्स्ट आता है कस्टोडियन टू फॉरेन रिजर्व। तो अब एक एक करके समझते हैं। तो क्वालिटी और क्वांटिटेटिव मेजर में सबसे पहला आता है हमारा रेपो रेट। रेपो रेट यानी कि एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि ये हमारी पब्लिक है, तो पब्लिक के पास पैसा बहुत है, बहुत पैसा है अपनी पब्लिक के पास। तो जब पब्लिक के पास पैसा होता है ना, तो वो क्या हो जाता है, इन्फ्लेशन क्रिएट कर देती है। इन्फ्लेशन में क्या होता है, डिमांड ज्यादा हो जाती है और सप्लाई कम हो जाती है, और ये तब होता है जब इन्फ्लेशन आता है। तो जैसे कि कोविड के टाइम पे सैनिटाइजर, मास्क और मेडिसिन की डिमांड रैंडमली सबसे ज्यादा बढ़ गई थी, तो वहाँ पे क्या था, इन्फ्लेशन हो गया था कि इतनी डिमांड हो गई थी जितनी हम सप्लाईज भी नहीं है। तो अभी हमारी जनता है, जनता में बहुत पैसा है, तो जनता क्या करेगी, जनता की डिमांड बढ़ गई तो डिमांड ये करेगी कॉमर्शियल बैंक को एक एग्जांपल ले लेते हैं एसबीआई, और ये हो गई हमारी आरबीआई। तो जनता पे जब बहुत सारा पैसा है, उसकी डिमांड बढ़ चुकी है, तो डिमांड बढ़ने के लिए वो उसको क्या चाहिए होगा, और पैसे की जरूरत होगी। तो इस जनता को, अगर हमारी जनता को लोन चाहिए, तो लोन करने के लिए वो कहाँ गई, एसबीआई के पास गई, और एसबीआई को कुछ इंटरेस्ट इनसे लेगी तभी लोन देगी। और एसबीआई के पास पैसा कहाँ से आएगा, एसबीआई क्या करेगी, आरबीआई से लोन लेगी। एसबीआई किससे लोन लेगी, आरबीआई से, और आरबीआई कुछ इंटरेस्ट मांगेगी इससे, ठीक है। तो रेपो रेट और बैंक रेट क्या होता है, वो रेट होता है जो शॉर्ट टर्म लोन्स पे लगता है, और बैंक रेट यानी कि जो लॉन्ग टर्म लोन्स पे लगता है, लॉन्ग टर्म लोन पे लगता है। तो ये क्या करेगी, ये मनी सप्लाई का, अगर जैसे इसको यहाँ पे क्या है, लोगों की डिमांड कम करनी है, मनी सप्लाई लोगों के पास कम करना है, तो ये क्या करेगी, आरबीआई यहाँ पे इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगी, जिसकी वजह से क्या होगा, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म रेट जो है वो घट जाएगा। फिर आता है रिजर्व रेपो रेट। रिजर्व रेपो रेट बिल्कुल अपोजिट किसका होता है, रेपो रेट का अपोजिट होता है, और इसमें क्या होता है, ओपन मार्केट सिक्योरिटी। जैसे यहाँ पे लोन लिया है ना, तो वहाँ पे क्या करेगी, पब्लिक डिपॉजिट करेगी,
क्या करेगी, डिपॉजिट करेगी। अब डिपॉजिट वो किसी भी फॉर्म में कर दे, एफडी के फॉर्म में कर दे, सेविंग अकाउंट के फॉर्म में, करंट अकाउंट के फॉर्म में, तो वो क्या करेगी, यहाँ पे डिपॉजिट करेगी। अब एसबीआई के पास डिपॉजिट करके बहुत सारा पैसा आ गया, तो वो क्या करेगी, वो कुछ इंटरेस्ट, अब ये डिपॉजिट करेगी तो उसको वापस इंटरेस्ट मिलेगा, लोगों को इंटरेस्ट मिलेगा। तो अभी एसबीआई पे बहुत सारा पैसा आ गया, तो एसबीआई वापस अपना सारा पैसा किस पे डिपॉजिट कर देगी, आरबीआई पे डिपॉजिट कर देगी। तो आरबीआई क्या करेगी, स्कीम्स निकाल देगी जिसपे उनको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो इससे भी क्या हो गया, रेपो रेट, बैंक रेट, रिजर्व रेपो रेट हमने पढ़ लिया। अब आता है ओपन मार्केट सिक्योरिटी। गवर्नमेंट क्या करती है, अपनी सिक्योरिटीज के अमाउंट में पैसा ले लेती है। जैसे वो आरबीआई क्या करेगी, कुछ स्कीम्स निकाल देगी, जैसे कि सुकन्या स्कीम निकाल दी है ना, तो उसने वो स्कीम निकाल दी कि लोग इसमें पैसा डालेंगे, अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे, भले हमें उनको इंटरेस्ट अभी नहीं देना, बाद में इंटरेस्ट देना है, बाद में वो पैसा देना है, पर अभी उस टाइम पे क्या होगा, मनी सप्लाई कम हो जाएगी। फिर आता है लीगल रिजर्व रेशियो। लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट में दो होते हैं, सी, तो ये होता है CRR और SLR। CRR क्या होता है, कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो और सिक्योर, ये SLR को समझते हैं। तो जैसे ये क्या होगा, ये हमारी जनता हो गई, तो ये जनता को क्या चाहिए, कॉमर्शियल बैंक यानी SBI और RBI हो गई। तो ये क्या करेगी, इस पे पैसे जमा करे, इसने मान लो सपोज करो 100 रुपीज जमा करे, तो 100 रुपीज है ना, तो अब ये SBI क्या करेगी, अब 100 रुपीज का SBI क्या करेगी, उस 100 रुपीज को लोन पे चला देगी। पर SBI के पास, SBI पूरे के पूरे 100 रुपीज को लोन पे नहीं चला सकती। जैसे इंसान है, इसने आज बैंक में 100 रुपए जमा करे, तो SBI के पास क्या आ गए, 100 रुपए आ गए। अब 100 रुपए ये लोन पे चला दे, इंटरेस्ट मिल जाएगा और इसको कम इंटरेस्ट पे देगी। तो SBI क्या करेगी, 100 पूरा का पूरा नहीं करेगी, 100 में से कुछ अमाउंट ही अपने पास रखेगी। जो अपने पास रखती है उसको पास बोलते हैं SLR, ठीक है, SLR यानी कि सेल्फ। और कुछ अमाउंट ही किस पे रख देगी, RBI पे रख देगी, उसको बोलते हैं CRR, कैश रिजर्व रेशियो, ठीक है। तो SBI क्या करेगी, जैसे इस पे आज 100 रुपए है, तो 100 रुपए मान लो 10% और 10% दोनों अपना अपना ले रहे हैं, तो 100 का 10% ये क्या आ गया, 90 रुपए। तो 90 इसके पास, 10% इसके पास यानी कि 10 रुपए ही हो गए, और 10 रुपए इसने उसके पास जमा कर दिए। तो अब इसके पास अमाउंट कितना बचा, 80 रुपए। तो ये 80 रुपए जो बचे इसके पास, वो लोन पे चला देगी आगे फर्दर। अब जैसे कि ये क्या करेगा, अब जैसे मनी सप्लाई बहुत बढ़ती जाती है, तो RBI क्या करता है, ये रेशियो ना बढ़ा देता है, बढ़ा के क्या कर देगा, 20% कर देगा। अब जैसे वापस इस इंसान ने 100 रुपए जमा करे SBI पे, तो SBI क्या करेगी, अब 100 का 10% नहीं निकालेगी, अब कितना निकालेगी, 20% निकालेगी। तो 20% जब वो निकालेगी तो ये अमाउंट हो जाएगा यहाँ पे 20 रुपए का, और इतना ही उसको RBI पे जमा करना पड़ेगा, तो ये भी कितना करना पड़ेगा, 20% का। तो अब उस पर नेट अमाउंट कितना बचा, 60 रुपए का। तो अब वो कम पैसे का लोन इशू कर पाएगी। तो यही जो होता है ना, इसी को बोलते हैं CRR और SLR, है ना। तो जो SBI अपने पास रखते हैं वो SLR होता है, ऐसे सेल्फ मान लो, और CRR क्या होता है, RBI के पास कौन सा रखते हैं, CRR, C से यानी कि सेंट्रल बैंक के पास चलेगी, ठीक है। अब दूसरे मेजर्स आते हैं हमारे क्वालिटेटिव में मार्जिनल रिक्वायरमेंट यानी कि सपोज करो आपको लोन चाहिए 100 रुपीज का, तो ये 100 रुपीज का लोन के लिए ना कुछ सिक्योरिटी मांगेगी, और वो सिक्योरिटी होगी 120 रुपए की, 20 रुपए एक्स्ट्रा। वो सिक्योरिटी ज्यादा अमाउंट की इसलिए मांगते हैं क्योंकि अगर मान लो तुमने अभी घर खरीदा, तो तुम्हें अगर एक हाउस खरीदना है, तो तुम्हारे हाउस की कीमत है सपोज करो 1 लाख रुपीज, तुम्हें ये हाउस खरीदना है, तो इस हाउस की मार्केट में कीमत है 1 लाख रुपीज, और तुम बैंक के पास लोन लेने गए, तुम किसके पास गए, कॉमर्शियल बैंक के पास लोन लेने गए, तो ये तुम्हें लाख रुपए का सिर्फ लोन नहीं देगी, तो तुमको देगी एक 20 का, 20,000 ये सिक्योरिटी मांगेगी अपनी। तो इन दोनों का जो लोन और ये लास्ट का अमाउंट में होता है, इन दोनों के डिफरेंस को क्या बोला जाता है, मार्जिनल रिक्वायरमेंट। यानी कि तुम 100 का लो पर तुम्हें 120 की, तो क्या करेगी, जब मनी सप्लाई ज्यादा हो जाता है, इन्फ्लेशन ज्यादा बढ़ जाता है, तो ये क्या करती है, जो सिक्योरिटी अमाउंट है इसको 120 से हटा के 150 कर देती है। तो इसी को बोला जाता है मार्जिनल रिक्वायरमेंट। फिर आता है कस्टोडियन टू फॉरेन रिजर्व। तो फॉरेन एक्सचेंज, जितने भी फॉरेन करेंसी हमारी कंट्री में आती है या पेमेंट करा जाता है, उस सब का भी कंट्रोल किसके हाथ में होता है, हमारा RBI के हाथ में होता है। तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है, कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। तो उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो होता है मनी क्रिएशन और क्रेडिट क्रिएशन। मनी क्रिएशन और क्रेडिट क्रिएशन टॉपिक में हम ये पढ़ेंगे कि जो कॉमर्शियल बैंक्स होती है, यानी कि जितनी भी बैंक्स होती है, वो
पैसा कैसे कमाती हैं। तो बैंक्स ना पैसा कैसे कमाती हैं इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज करो ये यहाँ पे आ जाता है आपका डिपॉजिट, ये तुम्हारा आ गया लोन, और ये आ गया LRR, लीगल रिजर्व रेशियो। ठीक है, तो एक पर्सन है, ये फर्स्ट पर्सन है, ठीक है। तो फर्स्ट पर्सन ने सपोज करो 1000 रुपीज जमा करे, तो अब 1000 रुपीज में क्या करेगा, जो लीगल रिजर्व रेशियो होगा वो 20% का है। तो जो बैंक्स होंगी, बैंक्स के पास कितना है, 1000 रुपीज है, तो 1000 रुपीज का 20% वो अपने पास रिजर्व कर लेंगी। तो 1000 रुपीज का 20% कितना हो गया हमारा, 20/100। तो 1000 तो कितना हो गया 200। तो 1000 में से जब हमने 200 करे तो 800, तो जो 800 का, तो 200 तो उन्होंने अपने पास रिजर्व में रख लिए, और उसके बाद 800 किस पे दे दिया, लोन पे दे दिया। अब वापस उसके पास 800 रुपीज हो गए, तो अब 800 का क्या करेगी, ये वापस 20% निकाल लेगी। तो 800 का 20% कितना हो जाएगा हमारा, वापस कैलकुलेट कर लेते हैं, वैसे होगा तो 640, फिर भी एक बार करके बता देते हैं। तो ये क्या हो गया 160, तो ये कितना आ गया 160, और ये 800 में से 160 निकाल देगी अपने रिजर्व का, तो उसके पास अमाउंट कितना बचेगा 640। तो 640 के बाद ये वापस क्या करेगी, वापस ये 640 किसी ने डिपॉजिट करे, थर्ड पर्सन ने, थर्ड राउंड में इतने डिपॉजिट हुए, तो 640 का भी क्या करेगी 20% वो निकाल लेगी। तो 640 का 20% कितना हो गया हमारा 128। ठीक है, तो 128 वो अपने पास रिजर्व में रख लेगी, और बाकी का जो अमाउंट हुआ वो अपने पास यहाँ पे ले लेगी। तो 512 ऐसे करके साइकिल कंटिन्यू होती जाएगी। तो जो लास्ट में, तो जो जब ये लास्ट में आएगा ना, तो डिपॉजिट क्या हो जाएगा 5 टाइम्स हो जाएगा, यानी कि ये डिपॉजिट आ जाएगा आपका 5000 का, और जो रिजर्व है वो वापस आपका 1000 रुपीज का आ जाएगा। तो मनी क्रिएशन यही होता है, जो जितना इनिशियल डिपॉजिट होता है हम उतना तो अपने रिजर्व में बना लेते हैं, और जो आपका डिपॉजिट होता है वो लास्ट में क्या हो जाता है 5 टाइम्स हो जाता है, यानी कि 5000 का 5 टाइम्स क्या होगा 1000। इसको पूरा टेबल को कंटिन्यू करते जाएंगे तो हमारा लास्ट में अमाउंट 5000 आ जाएगा। और यहाँ पे कितना डिपॉजिट वापस हमने बना लिया होगा 1000 रुपीज का। तो यही होता है कि क्या होता है, जो जनता है हमारी वो क्या पैसा किसके पास करती है, कॉमर्शियल बैंक के पास डिपॉजिट करती है, और ये कॉमर्शियल बैंक आगे उस फर्दर पैसे को किसको दे देती है, लोन में दे देती है, मर्चेंट्स को या किसी भी इंसान को लोन पे दे देती है। लोन पे इनसे क्या लेती है, इंटरेस्ट लेती है, और फिर ये जो डिपॉजिट किया होता है उसको भी इंटरेस्ट देती है। ये जो इंटरेस्ट रेट होता है ये हाई होता है, और ये एज कम्पेरेटिवली इससे लो इंटरेस्ट रेट पे होता है। तो क्या करती है, पैसा लेती है कॉमर्शियल बैंक, फिर उसको लोन पे दे देती है, फिर लोन वालों से क्या कहती है, इंटरेस्ट लेती है। फिर जो इंटरेस्ट होता है, जैसे मान लो यहाँ पे 8% का इंटरेस्ट ले रही है, तो यहाँ पे लोगों को 6% का इंटरेस्ट देगी। तो जो बाकी का 2% का बीच का जो उनका पैसा बनता है वो क्या रखती है, अपने पास रखती है। तो वो पैसा, तो वो क्या हो जाती है, वो उनकी इनकम हो जाती है। तो बैंक ऐसे का पैसा कमाती है। अब इसके बाद लास्ट टॉपिक बचता है इस चैप्टर का, वो होता है डिफरेंशिएट बिटवीन कॉमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक। टॉपिक आता है, अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा डिफरेंस बिटवीन सेंट्रल बैंक और कॉमर्शियल बैंक। सेंट्रल बैंक एक एपेक्स बॉडी होती है जो कि कंट्रोल करती है पूरा एंटायर बैंकिंग सिस्टम को, और दूसरे हाथ पे कॉमर्शियल बैंक्स होती हैं जो कि एक्सेप्ट करती हैं डिपॉजिट लोगों से, और लोगों को लोन्स प्रोवाइड करती हैं, और इसी एक्सेप्टिंग और लोन्स पे क्या करती हैं, वो इंटरेस्ट, वो अपना प्रॉफिट अर्न कर लेती हैं। सेंट्रल बैंक की जो ओनरशिप होती है वो सिर्फ गवर्नमेंट के हाथ में होती है, यानी कि ये जो ओन्ड और ऑपरेट किसके थ्रू होती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू। और कॉमर्शियल बैंक क्या होती है, कॉमर्शियल बैंक मोस्टली तो प्राइवेट सेक्टर है आज के टाइम पे, बट हाँ इसमें कुछ गवर्नमेंट भी होती है। तो इसलिए क्या होता है, कॉमर्शियल बैंक की ओनरशिप किसके हाथ में होती है, गवर्नमेंट के हाथ में भी होती है, एज वेल एज प्राइवेट सेक्टर के थ्रू भी होती है। सेंट्रल बैंक के पास सेंट्रल बैंक जो काम करती है वो पब्लिक इंटरेस्ट में काम करती है, और कॉमर्शियल बैंक किसके इंटरेस्ट में काम करती है, वो अपने इंटरेस्ट में काम करती है, यानी कि उसका मेन इंटरेस्ट होता है कि प्रॉफिट को ज्यादा से ज्यादा अर्न करने का। सेंट्रल बैंक के पास सोल अथॉरिटी होती है करेंसी इशू करने की, पर कमर्शियल बैंक के पास ये अथॉरिटी नहीं होती है। सेंट्रल बैंक जो होती है वो डायरेक्टली पब्लिक से डील नहीं करती है, कमर्शियल बैंक डायरेक्टली पब्लिक से डील करती है। हम कभी भी अपना पैसा आरबीआई में डायरेक्ट जमा नहीं करते, हम हमेशा बाकी जो बैंक होती है, एसबीआई हो गई, पंजाब नेशनल बैंक हो गई, उधर बैंक जमा करते हैं। और सेंट्रल बैंक पूरी कंट्री में सिर्फ और सिर्फ एक ही होती है, और कमर्शियल बैंक एक से ज्यादा हो सकती है। जैसे कि
आरबीआई सिर्फ एक ही है, वही करेंसी इशू करती है, उसी के पास सोल अथॉरिटी होती है, और हम अपना पैसा डायरेक्टली आरबीआई पे डिपॉजिट नहीं करते। तो इसका सेंट्रल बैंक का एग्जांपल कौन हो गया? आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और कमर्शियल बैंक का एसबीआई यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक और आईसीआई, और भी बहुत सारी बैंक है।